Welcome to my YouTube channel आपकी पाठशाला. I Chandana Viswas going to teach you chapter number 3 of class 7th NCERT the Delhi Sultans. Okay, so शुरू करने से पहले हम जानते हैं अबाउट आपको कितना पता है दिल्ली सुल्तान के ऊपर में. ओके, सो हमने सबने सुना है अकबर के बारे में, शाहजहां, द मुगल्स, द चौहान्स, सबने सुना है. आपने कितना सुना है, आप किन किन दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानते हैं? सो है व्हाट इन्फॉर्मेशन यू नो बेसिकली. If you know something interesting, so please go to the comment section and write there and let me know. I will definitely read it and reply it. Okay, so let's start with the chapter 3. Okay, so इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स कौन कौन लोग थे. द चौहान्स, द तुम्हाराज, द राजपूत्स, द कैसे दिल्ली became a capital city, कैसे दिल्ली became a commercial trading center with time, तुगलब्स, द खालजीज, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में. Let's start this chapter. We have seen in chapter number 2 that कावेरी डेल्टा. ओके, तो कावेरी डेल्टा के अगल बगल में बहुत बड़े बड़े किंगडम स्टैब्लिश होने लग गए थे. सो कावेरी डेल्टा वॉज द हब. ओके, इट वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप बोल सकते हो. ओके, तब तक दिल्ली वॉज नोवेयर. तब तक दिल्ली का कोई वजूद नहीं था बेसिकली. दिल्ली का वजूद, ये दिल्ली इंपॉर्टेंट कब बना? आफ्टर 12th सेंचुरी. ठीक है, 12th सेंचुरी में तुम्हारा राजपूत ने पहली बार दिल्ली को अपना कैपिटल सिटी घोषित किया. ओके, बट इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी तुम्हारा राजपूत को डिफीट करके चौहान्स ने दिल्ली को अपने अंडर में कर लिया. ओके, ये तुम्हाराज एंड चौहान्स की वजह से दिल्ली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बन गया. ओके, बहुत सारे रिच जेन्स मर्चेंट्स वही सिटी में रहने लग गए और अपना अपना बिजनेस वहीं से कैरी ऑन करने लग गए. बहुत सारे टेम्पल्स बनने लग गए, वहीं से कॉइन्स भी मैन्युफैक्चर होने लग गए. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू अ कैपिटल, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली को कैपिटल सिटी बनाने का, उसका फाउंडेशन ही दिल्ली सुल्तान के रूलर्स ने दिया था. ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. ठीक है, सो और इन दिल्ली सुल्तान ने ही धीरे धीरे वो दिल्ली के एरिया को इतना स्टैब्लिश किया कि दिल्ली आज तक शायद हमारा कैपिटल बना रहा. राइट, सो इस पेज में द रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में दिया गया है. दिल्ली को कौन कौन रूलर्स ने रूल किया. ठीक है, फर्स्ट आए द राजपूत डायनेस्टीज़, जिसमें तुम्हाराज एंड चौहान्स आते हैं. चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान वॉज वेरी फेमस. फिर आए टर्किश रूलर्स, ठीक है, जिसमें शमसुद्दीन, रज़िया, गियासुद्दीन बलवान, ये सब आते हैं. ओके, उसके बाद आए खालजीज, उसके बाद आए तुगलुक्स डायनेस्टी, उसके बाद आए सैयद डायनेस्टी, उसके बाद आया लोडी डायनेस्टी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान. अब दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें कैसा पता चला? ऑफकोर्स द ओल्ड सोर्सेज विच आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, ये सबसे मोस्टली इन्फॉर्मेशन पता चला है. ठीक है, और भी वो टाइम पे जो राइटर्स होते थे ना, वो टाइम पे जो ऑथर्स होते थे या स्क्राइब्स होते थे, वो भी बहुत सारे बुक्स लिखे थे, विच इज़ रिटन इन पर्शियन, क्योंकि दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो है वो पर्शियन ही था. ठीक है, तो वही लैंग्वेज में उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखा था. ठीक है, जैसे कि जिसको तारीख या तवारीख करके एक किताब है, जिसमें उन्होंने सब कुछ के बारे में लिखा, एवरीथिंग. ये सब जो तवारीख के जो ऑथर्स थे ना, जिन्होंने बहुत सारा डिटेल्स हम लोग को दिया है थ्रू देयर बुक, वो मोस्टली सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स, ऑथर्स, ये सब थे. उन्होंने ही बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे रूलर्स लोगों के बारे में लिखा कि एक रूलर्स ने कैसा अपना गवर्नेंस संभाला, कैसा उन्होंने राजपाट को संभाला, ये सब के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे से उस बुक में लिखा है. सो दिस सर्कल इज़ अबाउट द जस्टिस. ओके, द सर्कल ऑफ जस्टिस विच इज़ रिटन बाय फ़र्क की मुद्दाबिर. ओके, इन द 13th सेंचुरी. तो उन्होंने एक जस्टिस को बहुत ही बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया. अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स. एक किंग कभी सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. सोल्जर्स कभी सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. सैलरीज कहाँ से आएंगे? ऑफकोर्स फ्रॉम द रेवेन्यू जो कि कलेक्ट होता है बाय द प्लीजेंट्स. ठीक है, जो प्लीजेंट्स, जो फार्मर्स से रेवेन्यू जनरेट होता है, वही तो सैलरी बनता है. उसी से तो किंग अपना सारा काम काज संभालता है. राइट, और प्लीजेंट्स रेवेन्यू तभी अच्छे से पे कर पाएंगे जब वो खुश और प्रॉस्परस रहेंगे. मतलब उन लोग का घर में उन लोग का फसल अच्छा उगेगा, वो खुश रहेंगे, उनको कोई कमी नहीं होगी, तभी तो वो रेवेन्यू देंगे. राइट, तो दिस हैपन्स व्हेन अ किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट. और ये सर्कल किंग से सोल्जर्स वे डिपेंडेंट ऑन प्लीजेंट्स एंड एवरीथिंग. द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लीजेंट्स एंड द रेवेन्यू. राइट, और वो तभी होगा जब एक राजा ऑनेस्ट होगा, अपना गवर्नेंस को वो ऑनेस्टली संभाल रहा होगा, सबको जस्टिस प्रोवाइड कर रहा होगा, सब कुछ सही हो रहा है, तभी ये साइकिल ब्यूटीफुली चल सकता है. जो ऑथर्स थे
जो ऑथर्स थे तवारिक के, वो बेसली सिटी में ही रहते थे, दिल्ली सिटी में ही रहते थे, उन लोग विलेजेस में नहीं रहते थे, ठीक है। एंड उन लोगों को जितना भी हिस्ट्रीज़ लिखना होता था ना सुल्तान के ऊपर में, उन लोग क्यों लिखते थे? इन अ होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, मतलब उन लोग लिखेंगे अच्छा अच्छा लिखेंगे कोई सुल्तान के ऊपर में, तो उन लोगों को सुल्तान खुश होकर बहुत अच्छा अच्छा इनाम देगा, ओके। और ये ऑथर्स लोग रूलर्स को एडवाइस करते थे कि उन लोग अपना एक सोशल आइडियल एक ऐसा एक आइडिया को ले कैरी करे विच इज़ बेस्ड ऑन बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन, ठीक है। और वो आइडिया इन लोग किसी और को शेयर नहीं करते थे, ओके। इन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो रज़िया जी थी, ठीक है, वो सुल्तान बनी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी अपने बाकी भाइयों से, मतलब वो बहुत ही ब्रेव थी, बहुत ही क्वालिफाइड थी, और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करना, कैसे चलाना, शी वॉज मोर केपेबल बेसिकली, ठीक है। बट ये बहुत जन को हजम नहीं हुआ, दे आर नॉट कंफर्टेबल कि एक लड़की रूलर बने, ओके। सो उसके कुछ 4 साल में ही उनको हटा दिया गया, ठीक है, और उनके कोई भाई को वो राजपाट सौंप दिया गया। मेहज आई सिराज, उन्होंने अपनी किताब में रज़िया जी के बारे में बहुत ही खूबसूरत वे में लिखा है, उनके क्वालिटीज़ के बारे में, और वो क्या थे, उनको क्यों हटाया गया, राइट, ये आप पढ़ सकते हैं। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम गैरिशन टाउन टू एम्पायर, ओके, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, ओके। तो दिल्ली सुल्तानेट का एम्पायर एक्सपैंड कैसे हुआ है? फर्स्ट हम जानते हैं कि गारिशन टाउन किसे कहते हैं, ठीक है। गारिशन टाउन मीन्स अ हाईली फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, मतलब जो एरिया दिल्ली सुल्तान के अंडर में था ना, वो एरिया को उन लोग एकदम हेवीली फोर्टिफाइड कर देते थे, मतलब इर्द गिर्द पूरा फोर्ट्स ही फोर्ट्स, मतलब बड़े बड़े वॉल्स, ठीक है, जिससे कि कोई भी दुश्मन, कोई भी स्ट्रेंजर अटैक ना करे या अंदर ना आ सके, ठीक है। एंड दे वर गार्डेड विद हाईली स्किल्ड सोल्जर्स, बहुत ही हाईली स्किल्ड सोल्जर से गार्डेड होते थे, ठीक है, कि कोई भी स्ट्रेंजर ना घुस सके, ठीक है। तो और दिल्ली सुल्तान के अंदर में जितना भी जो एरिया कंट्रोल में आता है, जो जिन एरिया में उनका पावर चलता है, उन लोग वही एरियाज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उनके अगल बगल के जो एरियाज़ होते हैं, जो अगल बगल के सिटी और जो फोर्ट होते हैं ना, वही एरियाज़ को उन लोग कंट्रोल करते थे, और वही एरियाज़ के ऊपर डिपेंड होते थे। वहीं से जो ट्रेड ट्रिब्यूट और जो गुड्स एंड सप्लाईज मिलता था वहीं से आता था, और वो उसी के ऊपर उन लोग डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे बदलता गया। क्यों बदलता गया? बिकॉज कंट्रोलिंग गारिशन टाउन्स इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध, मतलब बंगाल और सिंध में ये गारिशन टाउन्स को कंट्रोल करना बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाता था फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से बंगाल और सिंध का गारिशन टाउन्स को संभालना, कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। कभी ना कभी वॉर, मतलब दुश्मन लोग घिरे पड़े रहते थे, मतलब वो दुश्मन लोग वेट कर रहे होते हैं कि कोई एक ऐसा टाइम मिले जो मतलब दे कैन अटैक इट, मतलब वो ही एक क्षण के लिए उन लोग वेट करते रहते थे, ठीक है। तो हमेशा खतरा रहता था, कभी रिबेलियन, कभी वॉर का, कभी बैड वेदर का, ठीक है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ख़राब रहता था ये रूट्स में, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल, फ्रॉम दिल्ली टू सिंध, ठीक है। तो दैट्स वाई हमेशा कुछ ना कुछ खतरा लगा रहता था। फिर दिल्ली अथॉरिटी का और एक क्या खतरा था? मंगोल इन्वेशन से। मंगोलियन जो इन्वेशंस थे ना, इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान से जो मंगोलियन लोग जो थे, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग दिल्ली, ठीक है। और बहुत सारे गवर्नर्स जो कि दिल्ली सुल्तान के ख़िलाफ़ थे, उन लोग भी वेट करते थे, मतलब उन लोग बस एक मौका का वेट करते थे कि कब दे कैन अटैक इट, दे कैन किल अ किंग, यही सब का इंतज़ार में थे। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दीज गारिशन टाउन्स फ्रॉम दिल्ली, ओके। सो धीरे धीरे जब ये सिचुएशन धीरे धीरे बदलता गया, कैसे? जब गियासुद्दीन बलवान और अलाउद्दीन खिलजी आए, तो ये चैलेंजेस धीरे धीरे कम होते गए, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए और अपने ही इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर को बेहतर बनाने का सोचा। और फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की वजह से दिल्ली सुल्तान का जो एम्पायर है और भी एक्सपैंड होने लगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? लेट्स फाइंड इट। पहले तो उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए, ठीक है। पहले उन्होंने अपना इंटरनल फ्रंटियर को स्ट्रॉन्ग बनाने का सोचा, मतलब उनके अंदर में जो एरिया आता है उन्होंने उनको स्ट्रॉन्ग किया। जैसे कि क्या किया? उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करा दिया, गंगा यमुना के एरिया में जितने भी फॉरेस्ट एरिया आते हैं, और जो हंटर गैदरर्स है और जो पैस्टोरलिस्ट है उनको उनको हटा दिया, वो एरिया को एकदम साफ़ कर दिया। और उन्होंने एग्रीकल्चर
और प्लीजेंट्स को प्रमोट किया, ठीक है, प्लीजेंट्स और एग्रीकल्चर को इंकरेज किया, मतलब और भी ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी हो, और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि प्लीजेंट्स के ऊपर ही लोग डिपेंड रहते थे कि प्लीजेंट्स लोग का अच्छा फसल होगा तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल पाएगा, तो इसीलिए उन लोग प्लीजेंट्स और एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंकरेज करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसा ये होता गया, फिर एक तरफ से नए नए और भी फोर्ट्स बनते गए, नए नए और भी गार्निशिंग टाउन्स बनते गए, मतलब और भी जो अगल बगल के उन लोग टाउन्स को अपने अंदर में कंट्रोल कर सकते थे उन्होंने किया, और फिर उन एरियाज़ को भी उन लोग फोर्टिफाइड कर दिए, ठीक है, विथ ह्यूज सोल्जर्स, ठीक है, जिससे उन लोग अपना ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और उन लोग बेसिकली रीजनल ट्रेड को प्रमोट करते थे, ठीक है, मतलब रीजनल ट्रेड उन लोग जितना बढ़ा सके उन लोग बढ़ाते थे, क्योंकि बाहर के ऊपर क्यों डिपेंड रहना ना, मतलब उन लोग अपना सब कुछ रीजनल ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, और वहीं से उन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ठीक है। सेकेंड एक्सपेंशन क्या हुआ, एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब बाहर के, मतलब जो उनके एरिया में नहीं आता है, उनके अगल बगल के एरिया जिनका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, उनके बारे में अभी दिल्ली सुल्तान लोग सोचने लगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा मिलिट्री एक्सपीडिशंस में उन लोग गए, ठीक है, साउथ इंडिया की तरफ। ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक मिलके उन्होंने ये एक्सपीडिशंस करे, ठीक है। और जो दिल्ली सुल्तान के आर्मीज़ थे, धीरे धीरे क्या करे, ये एक्सपीडिशन से धीरे धीरे सबको हराने लग गए, एंड वो एरियाज़ भी इनके कंट्रोल में आने लग गया। फिर वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स, उन लोग अपने साथ लेके आ जाते थे, और बहुत सारे जो प्रेशियस मेटल्स होते थे, जो भी उनको मिलता था, गोल्ड सिल्वर, ये सब उन लोग अपने साथ लेके आ जाते थे, ठीक है। फिर बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स रिंग, ठीक है, जब इनका शासन ख़त्म होता गया 150 ईयर्स के बाद, मतलब धीरे धीरे एक अच्छा शुरुआत होने लग गया, अच्छा शुरुआत इन द सेंस मतलब इतना उन लोगों को इतना लड़ाई या चैलेंजेस फेस नहीं करने होते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनके आर्मीज़ क्या करे, और भी लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जाने लग गए, और उनको भी अपने कंट्रोल में लाने लग गए, ठीक है। फिर उन लोग मोस्टली सारे राइवल आर्मीज़ को हरा देते थे, मतलब जितने भी उनके अगेंस्ट में आते थे उन सबको वो हराते चले गए, और अपना सब कॉन्टिनेंट, अपना एम्पायर बढ़ाते चले गए, ठीक है। फिर उन लोग टैक्स कलेक्ट करते थे प्लीजेंट्री से, और जस्टिस भी दिलाते थे, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि उन लोग इतना इफेक्टिवली इतना वास्ट टेरिटरी को चलाते कैसे थे, क्योंकि उन लोगों का एरिया बढ़ता जा रहा है, तो उन लोग कैसे उसको कंट्रोल करते थे, कैसे उन लोग अच्छे से प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते थे, ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है। सो उससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ मस्जिद, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉस्क्यू, ठीक है। मस्जिद अरबिक में मस्जिद कहते हैं, जैसे कि हमारे लिए मंदिर है, हिंदूज़ के लिए मंदिर है, वैसे ही मुस्लिम्स के लिए मस्जिद होता है, जहाँ पे उन लोग जाके नमाज़ पढ़ते हैं, राइट, अपना प्रेयर्स उन लोग रिसाइट करते हैं। और जो सबसे रिस्पेक्टेड और जो सबसे लर्नड मेल होता है ना, उनको अपना लीडर वो चुनते हैं, जिनको वो इमाम कहते हैं, ठीक है, जो सारा नमाज़ पढ़ाने का जितना भी रिचुअल्स है, जितना भी तौर तरीका है, वो वही सिखाते हैं, ठीक है। और वही फ्राइडे प्रेयर जो उनका मेन होता है, फ्राइडे प्रेयर, वही मतलब सरमॉन भी वही डिलीवर करते हैं, ठीक है। और मोस्टली सारे मुस्लिम्स लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं ड्यूरिंग प्रेयर, उन लोग मक्का को फेस करके पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम इंडिया मक्का इज़ इन द वेस्ट, तो उन लोग वेस्ट को फेस करके पढ़ेंगे, ओके। दिल्ली सुल्तान्स लोग होते हैं, बहुत सारा मॉस्क्यूज़, बहुत सारा मस्जिद उन्होंने बनाया अपने टाइम पे, अपने सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जिससे कि उन लोग अपना ये जो इस्लामिक धर्म है या जो मुस्लिम धर्म है, इनके वो प्रोटेक्टर्स बने, ठीक है। और उन्होंने एक सेंस ऑफ कम्युनिटी लाया, मतलब कि हम सब एक है, हम सब वही बिलीव से उन्होंने हम सब एक है, हम एक दूसरे के साथ है, हमको एक दूसरे का हेल्प करना है, ठीक है, मतलब सारे मुस्लिम्स देखना आप एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी आता है ना, वो मॉस्क्यू के से ही क्रिएट होता है। मतलब जब सब लोग एक राजा भी और एक गरीब मुस्लिम भी, दोनों ही एक ही मॉस्को में जाते हैं, राइट, दोनों ही एक ही मस्जिद में जाते हैं, दोनों ही एक ही प्रेयर को, एक ही नमाज़ पढ़ते हैं, दोनों ही अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, एक इक्वालिटी बनता है सबके बीच में, कि सब अल्लाह के सामने सब इक्वल है, भले ही कितना वैरायटी ऑफ सोशल बैकग्राउंड्स है, बट अल्लाह के सामने सब एक है। तो ये एक शेयर ऑफ इक्वालिटी बढ़ता है, यही बिलीफ सिस्टम को लेके वो आगे चलते हैं, एंड इससे उनका कम्युनिटी और भी स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खालजीज एंड तुगलक्स, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, कैसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन लोग कैसे अपने गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स चूज़ करते थे, ठीक है। उन लोग कोई एस्ट्रोक्राट्स और मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो एरिस्टोक्राट्स होते थे, जो लैंडेड चीफ्टेन्स होते थे, उन लोग को गवर्नर नहीं बनाते थे, ठीक है।
उसके बदले जो दिल्ली सुल्तान्स होते थे उन लोग अपना जो स्पेशल स्लेव्स होते थे ना, स्पेशल स्लेव्स मतलब जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जो बहुत वफादार हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, उनको उनको उन लोग केयरफुली ट्रेन करते थे, मतलब उनको अच्छे से ट्रेनिंग देते थे और उनको बड़े बड़े जिम्मेदारियों देते थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑफिसेस, बड़े बड़े पॉलिटिकली डिपार्टमेंट का जो ड्यूटी है, जो कामकाज है, उनको उनके ऊपर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे। क्यों? ये सोच के कि वो एक तो टोटली डिपेंडेंट रहेगा अपने मास्टर के ऊपर में, ठीक है, और वो कभी भी धोखा नहीं देगा। बेसिकली सुल्तान लोग मोस्टली ट्रस्टवर्दी लोग को ढूंढते हैं, ठीक है। जो स्लेव्स होंगे वो तो अपने अपने किंग से कभी गद्दारी करेगा नहीं, ठीक है, वो हमेशा ट्रस्टवर्दी रहेगा। इसीलिए ये सब जो गवर्नर्स का पोस्ट है दिल्ली, जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स लोग, उन लोग क्या करते थे, स्पेशल स्लेव्स को दे देते थे। इस स्पेशल स्लेव्स को ही बंदागन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट है कि अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन। मीन्स वही कहा गया है कि एक अच्छा वर्दी एक्सपीरियंस्ड, एक ऑनेस्ट स्लेव, एक ऑनेस्ट नौकर अगर वफादार है, अगर एक्सपीरियंस्ड है, अगर समझदार है, तो इट्स बेटर देन अ सन। मतलब वो एक बेटे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस स्लेव का है, क्योंकि वो वफादार है। क्योंकि बेटे धोखे दे देंगे लेकिन वो स्लेव धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो ये सोच के स्लेव्स को बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाता था, ठीक है। ये खालजीस और तुगलक्स यही यही तरीका को कंटिन्यू करे बहुत सालों तक, ठीक है। और जो जितना भी हाईली पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, इन लोग क्लाइंट्स को ही देने लग गए। क्लाइंट्स आर ऑल्सो सेम बेसिकली द स्लेव्स, और जो राजाओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ओके, वो लोग जो छोटे हैं, जो उनको धोखा नहीं देंगे, जो वफादार है, जो मोस्टली स्लेव्स है, उनको ही वो बड़े बड़े हाईली पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन दे देते थे। उन्हीं को उन लोग जनरल्स या गवर्नर्स बना देते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे देखा गया कि उन लोग का ये जो डिसीजन है ऑफ मेकिंग स्लेव्स या बंधागन इनटू अ हाईली पॉलिटिकल ऑफिसर, वो धीरे धीरे पॉलिटिकली बहुत सारा इंस्टेबिलिटी ला दिया। इंस्टेबिलिटी मतलब बहुत सारा उनको आई थिंक पॉलिटिकल मैटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं होने के कारण उन लोग बहुत सारा गलत डिसीजंस लेने लग गए, आप कह सकते हैं। धीरे धीरे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा इंस्टेबिलिटी आने लग गया, ठीक। और बहुत सारे ऑथर्स लोग बेसिकली जो तवारिक के जो ऑथर्स थे, वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे ये दिल्ली सुल्तान्स को, कि उन लोग ऐसा डिसीजन क्यों लिए कि लो और बेस्ड बॉर्न लोगों को, छोटे लोगों को उन्होंने इतना बड़ा पॉलिटिकल पोजीशंस क्यों दिए, दे आर क्रिटिसाइजिंग दोज डिसीजंस ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल बॉक्स, आई एम स्किपिंग दिस, यू कैन रीड दैट। जो अर्लियर दिल्ली सुल्तान्स होते थे ना, मोस्टली द खालजीस एंड तुगलक्स, उन लोग अपने जो मिलिट्री कमांडर्स जो अपॉइंट करते थे, वो कौन होते थे? गवर्नर्स होते थे। वही टेरिटरी के गवर्नर्स को ही उन लोग मिलिट्री कमांडर्स बना देते थे, ठीक है। मतलब ये एक डिफरेंट एरिया हो गया, ये एक डिफरेंट एरिया हो गया, तो सबका एरिया का एक डिफरेंट गवर्नर होगा, ठीक है। और वो एरिया को ही इक्ता कहेंगे, ठीक है। और वो होल्डर, उस लैंड होल्डर को ही इक्तादर कहेंगे, ठीक है, या मुक्तीस कहेंगे। इन्हीं का ड्यूटी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, मतलब ये एरिया में कुछ गड़बड़ ना हो। ये मुक्तीस या इक्तादर का ही ड्यूटी होता है कि वो एरिया में उन लोगों का लॉ ऑर्डर मेंटेन रहे। उन्हीं लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जिससे बाद में जाके सोल्जर्स को वही रेवेन्यू से उन लोग सैलरी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। सो ये बहुत इफ़ेक्टिव माना गया ये तरीका। एंड सारे अकाउंटेंट्स लोग अपॉइंट होते थे, जो स्टेट का जितना भी खर्चा हुआ वो चेक करे, वो कहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ बाय द मुक्तीज़, वो उन लोग अपना एक अकाउंट बनाते थे, कहाँ से टैक्सेस आ रहा है, कहाँ से टैक्सेस जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना नंबर ऑफ़ सोल्जर्स है, कितना नंबर ऑफ़ सोल्जर्स को उन लोगों को ट्रेन करना पड़ रहा है, कितना सैलरी देना पड़ रहा है, ये सब उन लोग ही संभालते थे। एंड विच इज़ ऑफ ग्रेट केयर, ठीक है, बहुत अच्छे से उन लोग ये चीज़ संभालते थे। जो दिल्ली सुल्तान्स लोग थे ना, उन लोग अपना हिंडर गार्डन तो कंट्रोल करते ही थे, मतलब जो फोर्टिफाइड एरिया जो उनके अंदर में आता है। बट धीरे धीरे उन्होंने जो लैंडेड चीफटेंस थे ना, जैसे कि जो समंताज थे, जिनके पास अपना खुद का मिलिट्री रहता था, और जो धीरे धीरे जो समंताज जो एरिस्टोक्रेट्स बन गए थे, मतलब बहुत ही पैसे वाले बन गए थे, जो जिनका खुद का एक पूरा लैंड होता था। एंड जो बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स थे ना, इनके भी लैंड और जो लैंड से रिलेटेड जितना भी अथॉरिटी है, वो दिल्ली सुल्तान लोग अपने ऊपर ले लिए थे, ठीक है। मतलब अब वो लैंड उनका रहा नहीं, मतलब अब उनसे जो टैक्स आएगा वो दिल्ली सुल्तान के अंडर में जाएगा, ठीक है, ओके। सो
एंड उन लोग चाहे या ना चाहे उनका जो टैक्सेस लेने का जो रूल है उसको कैंसिल किया गया है, एंड दे हैव टू फोर्स दे आर फोर्स टू पे द टैक्सेस, ठीक है, उनको फोर्स किया गया टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। फिर जो कुछ ओल्ड चीफ्टेंस और लैंडलॉर्ड्स थे उन्हीं लोगों को सुल्तान ने रेवेन्यू कलेक्टर्स बना दिया, ठीक है। 3 तरह के टैक्सेस होते थे वो टाइम पे ऑन कल्टिवेशन, ठीक है, कितना 3 टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे ऑन कल्टिवेशन, जिसको उन लोग खराज कहते हैं। खराज मीन्स जितना उन लोग 3 टाइप के टैक्सेस होते थे ऑन कल्टिवेशन, जिसको उन लोग खराज कहते थे। खराज मीन्स जितना भी उन लोग उपजाऊ फसल उगाते थे, ठीक है, जिसका 50% राजा को जाता था ऑन कैटल एंड ऑन हाउसेस के ऊपर भी उन लोग टैक्स लेते थे और उन कैटल के ऊपर भी उन लोग टैक्स लेते थे, ठीक है। बट ये हमें याद रखना है कि बहुत सारे एरियाज़ है जो दिल्ली के कंट्रोल के बाहर था, ठीक है, जो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर था, जैसे कि इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो दिल्ली से बैठे बैठे बंगाल या सिंध को कंट्रोल कर सके, ठीक है। मतलब तो सब इंडिपेंडेंट हो चुके थे बेसिकली, ठीक है। मतलब उन लोग कंट्रोल करना, एक जगह से सब कुछ कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। मतलब उन लोग साउथ इंडिया को भी उन लोग एक्शन कर लिए थे, मतलब जीत लिए थे, वहाँ पे भी उन लोग का अपना पावर उन लोग ने जमा लिया था, बट बहुत कुछ नहीं हो पाता था, ठीक है। मतलब जब भी कोई दूसरा लोकल चीफ्टेंस या लोकल कोई लॉर्ड्स को मौका मिलता था, उन लोग उस एरिया का किंग बन जाते थे और उन लोग वहीं से अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे, या उस एरिया को उन्हीं लोग संभालते थे, उस एरिया को वही राजा बन जाते थे, क्योंकि इतना वास्ट एरिया था ना कि पता ही नहीं चलता था कि कोई एक कोने में कोई एक छोटा सा राजा उस एरिया का राजा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। और मोस्टली रूलर्स जो थे, जैसे कि अलाउद्दीन खालजी, मोहम्मद जी, ठीक है, इन लोग बहुत फोर्स करते थे। मतलब इन लोग को जब पता चलता था ना कि वहाँ पे दूर में किसी ने अपना डायनेस्टी शुरू कर दिया या रूलिंग शुरू कर दिया, तो उन लोग फोर्स करते थे कि उन लोग अपना कंट्रोलिंग को बंद करें, ठीक है, और इनके अंडर आ जाए, मतलब मोहम्मद और खालजी और मोहम्मद जी के अंडर में आ जाए। बट मतलब दे ट्राई, बट वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए उन लोग फोर्स करते थे, उसके बाद छोड़ देते थे, ठीक है, बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उन लोग सब कुछ संभालें, क्योंकि है 1 या 2 रूलर्स लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और सब कुछ पूरा एक एरिया संभालना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट the chieftains and their fortifications, ठीक है। You can read this, I am skipping this part. So the next is the Mongols, जो मंगोलियंस थे, आपने सुना होगा जिंगिस खान के बारे में, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे जगह पे इन्वेड किया, जैसे कि मतलब बहुत सारी जगहों में जाके उन्होंने लूटा, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ईरान, और उन्होंने दिल्ली सुल्तान को भी टारगेट किया था, ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने दिल्ली सुल्तान के ऊपर अटैक किया, और ये अटैक की वजह से अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक के रूल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। ये दोनों रूलर्स लोग मिल के अपना एक बड़ा सा आर्मी अपना खड़ा कराए, जिससे उन लोग चंगेज़ खान को हरा सके, ठीक है। डिफरेंट तरीका दोनों ने अपनाया, एंड द बेस्ट वॉज अलाउद्दीन खालजी। कैसे, हम देखेंगे। जो अलाउद्दीन खालजी जी थे, जिनके अलाउद्दीन खालजी के टाइम पे दिल्ली को 2 बार अटैक हुआ था, ओके। तो उन्होंने एज अ डिफेंसिव मेजर उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने एक तो बहुत बड़ा एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा एक आर्मी खड़ा कर दिया, ठीक है। बट मोहम्मद जी ने क्या किया, उनको भी वहाँ पे अटैक हुआ, तब उन्होंने मंगोलियन आर्मी को हरा दिया था, एंड ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका आर्मी इतना मजबूत है कि और लोग हारेंगे ही नहीं। बट ये उनका गलत सोच था, और उन्होंने भी एक स्टैंडिंग आर्मी, एक बहुत बड़ा आर्मी अपना बना रखा था, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खालजी ने और क्या किया था, बहुत एक गार्निशन टाउन कंस्ट्रक्ट किया था, एक नया गार्निशन टाउन, मतलब इर्द गिर्द से फोर्ट्स है, और वो फोर्ट्स को बहुत ही हाईली लेवल वाले स्किल्ड वाले सोल्जर्स लोग गार्ड करके रखे थे, जिनका नाम उन्होंने सीरी दिया था। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद जी ने क्या किया, एक नया गार्निशन टाउन बनाने के बजाय जो पुराने 4 सिटीज़ थे दिल्ली के, उसी को उन्होंने खाली करा दिया, मतलब जितने लोग वहाँ रह रहे थे खाली करा दिया, और उनको एक दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया, जिसका नाम है दौलताबाद, ठीक है, इन द साउथ। फिर सोल्जर्स को खाना भी तो खिलाना है, राइट, तो उनको ध्यान रखने के लिए जो रेवेन्यू जनरेट होता था एज टैक्स, ठीक है, जो गंगा और यमुना के लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, वही रेवेन्यू जनरेट से सोल्जर्स को फीड किया जाता था। उन्होंने भी वही किया, ठीक है, टैक्स तो कलेक्ट किया ही किया, वो एरिया से जहाँ उन लोग रहते थे, वहीं टैक्स तो कलेक्ट किया ही किया वही एरिया से। बट उन्होंने कुछ टैक्सेस के कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा था, तो उन्होंने कुछ जगह में एडिशनल टैक्सेस बढ़ा दिए, एडिशनल टैक्सेस रख दिए, तो इसकी वजह से बाद में बहुत मुश्किल आए, ठीक है।
और क्या, सोल्जर्स को पेड भी करने थे। तो मोहम्मद खालजी कैसे पेड करते थे, उन लोग मोहम्मद खालजी कैश में पेड करते थे, ठीक है। और वही पेड मनी से उन लोग मतलब अपना सप्लाईज़ खरीदते थे दिल्ली के मर्चेंट्स के थ्रू से, ठीक है। और मर्चेंट्स लोग इसका फ़ायदा लेके अपना प्राइस ना बढ़ाए, ये चीज़ के लिए भी अलाउद्दीन खालजी ने ध्यान दिया, और उन्होंने ये चीज़ को कंट्रोल किया कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ना बढ़े, ठीक है। उन्होंने उसको केयरफुली सर्वे किया, और अगर कोई भी मर्चेंट्स इसका फ़ायदा लेता है और अपना प्रिस्क्राइब्ड रेट से ज़्यादा दाम लेता है और ज़्यादा मुनाफा कमाने का कोशिश करता है, तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था। मोहम्मद जी ने भी वही तरीका अपनाया लगभग, जैसे कि उन्होंने भी सैलरी के थ्रू से ही पेड किया बाई कैश में उन्होंने सैलरी दिया। बट उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया था, टोकन करेंसी मतलब लगभग आज के पेपर करेंसी की तरह, ठीक है। उन्होंने चीप मेटल्स जो कि गोल्ड या सिल्वर के नहीं थे, चीप मेटल से अपना एक करेंसी उन्होंने बनाया था, जो कि बहुत ही बड़ा फेलियर बना, ठीक है। क्योंकि फेलियर इसलिए बना क्योंकि लोग वो टाइम में बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे। उन लोग क्या करते थे, ये अपने असली गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को उन लोग रख लेते थे, और उसके बदले में टोकन करेंसी जो कि नकली होते थे बेसिकली, क्योंकि उसको ईजीली उसको डुप्लीकेट बनाया जा सकता था, और वो डुप्लीकेट करेंसी उन लोग एज टैक्स दे देते थे और अपना असली सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स रख लेते थे। तो इट वॉज़ अ वेरी बिग फेलियर, ओके। ये आइडिया उनका नहीं चला। तो अलाउद्दीन जी ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स जो लिया था वो बहुत ही सक्सेसफुल था, सब लोग उसको प्रेस करते हैं। और उन्होंने जो चीप प्राइसेस रखा था इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी बहुत सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। सो एंड ही ऑल्सो मतलब मंगोलियन इन्वेंशंस, मंगोलियन को हटाने में भी वो सक्सेसफुल रहे। बट यहाँ पे मोहम्मद जी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वॉज अ फेलियर, ठीक है। वो कश्मीर भी अटैक करने गए, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश में गए, वो भी डिज़ास्टर हुआ। फिर उन्होंने ये जो मंगोलियन आर्मी से भी उनको बहुत बुरी हार मिली, ठीक है। तो उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो बहुत ही नुकसानदायक हुआ। जो पीपल उन्होंने दौलताबाद में शिफ्ट किया, उनको भी वापस से रीसेंट कराना पड़ा, ठीक है। फिर उसकी वजह से बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ कॉमन लोगों को। फिर अकाल भी पड़ा अराउंड गंगा यमुना के बेल्ट में। और टोकन करेंसी वॉज ऑल्सो रिकॉल्ड, मतलब वो करेंसी को भी बंद कर दिया गया। तो मेजरली उनके जितने भी आइडियाज़ थे वो सारे फ्लॉप हुए। इवन दो मोहम्मद तुगलक हारे, बट ही ट्राइड, मतलब उन्होंने कोशिश की। ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने कोशिश की, द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान जिन्होंने एक कैंपेन एक मिलिट्री चलाया अगेंस्ट मंगोलियन टेरिटरी, जो कि बहुत बहुत ही मंगोलियन टेरिटरी का खासियत ये है कि उनके जो टेरिटरीज थे और उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो लीडर्स थे, वो बहुत ही शार्प थे। ऐसा कहा जाता है कि जो मंगोलियंस थे, जो चंगेज़ खान थे, ही वॉज़ वेरी स्मार्ट, कि वो कभी हारता ही नहीं था। मतलब वो जितना भी युद्ध लड़ा वो मोस्टली जीता, ठीक है। ही वॉज़ वेरी शार्प, ही वॉज़ वेरी स्मार्ट। और तो उसके अगेंस्ट में मोहम्मद जी ने एक स्टैंड बाय लिया था, कैंपेन प्लान किया था, विच वॉज़ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। किसी ने कोशिश तो किया, सो इसके लिए उनको हैट्स ऑफ, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द सुल्तानेट इन द 15 and 16 सेंचुरीज़, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर तुगलक्स एंड सैयद एंड लोरी डायनेस्टी रूल में आई, और वो दिल्ली और आगरा से बेसिकली अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, ठीक है। मतलब दिल्ली एंड आगरा से उन लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे अंटिल 1526। फिर धीरे धीरे जो जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान और जो इंटायर साउथ इंडिया थे, उनके इंडिपेंडेंट रूलर्स होने लगे, ठीक है। मतलब उतने दूर तक उनका पावर लोग स्टैब्लिश नहीं कर पाए, जो दिल्ली सुल्तान्स लोग थे। तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर्स, इंडिपेंडेंट किंग लोग, मैंने बोला था ना, जैसे ही मौका मिलता था कोई और रूलर लोग स्टैब्लिश कर लेते थे अपना डायनेस्टी। सो वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर्स बनने लगे, जो कि बहुत ही प्रॉस्परस बनने लगा, मतलब बहुत ही फ्लरिशिंग और प्रॉस्परस था वो सारे स्टेट्स, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यू रूलिंग ग्रुप्स इमर्ज होने लगा, जैसे कि अफगान्स और राजपूत्स, ठीक है। और फिर कुछ स्टेट्स में पावरफुल और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश हुआ। मतलब वो स्टेट्स छोटे थे, लेकिन उस स्टेट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था। शेरशाह सुरजी जो थे, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मैनेजर, ठीक है, जो कि एक स्मॉल टेरिटरी के मैनेजर थे फॉर हिज अंकल इन बिहार, ठीक है। बाद में उनको चैलेंज किया गया और इसीलिए उन्होंने एक मुगल एम्पायर को हराया, हु इज़ नोन एज हुमायूं। एवरीवन हर्ड अबाउट हिम, ओके, हर किसी ने सुना होगा, राइट। तो हुमायूं जी को उन्होंने हराया
और फिर शेरशाह जी ने दिल्ली को कैप्चर किया और अपने खुद का एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। भले ही शोर डायनेस्टी से 15 ईयर्स तक ही रूल कर पाया, बट उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही लाजवाब था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ तरीका अलाउद्दीन खालजी के रूल्स एंड रेगुलेशन या तरीके से लिया था, जिससे वो और भी एफिशिएंट हो गया था। और शेरशाह जी के एडमिनिस्ट्रेशन से ही वो एक मॉडल बन चुका था कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए। सो उसी को फॉलो किया था द ग्रेट एम्परर अकबर जी ने भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बी सेफ, बाय।